समय राजस्थान के खास शो हेल्थ पल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता मलिक। हेल्थ पल्स में हमारी कोशिश रहती है कि आपको कुछ ये बातें, इस तरह की बातें बताएं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी आपको हो गई है तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसका इलाज किस तरह से हो सकता है ताकि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हमारी कोशिश यही रहती है। और आज का हमारा विषय है स्पाइन ट्यूमर, स्पाइन कैंसर, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुदीप जैन। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आप भी अगर इसी विषय से जुड़े सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। और इससे पहले कि आज का सफर शुरू करें, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्पाइन ट्यूमर या स्पाइन कैंसर क्या होता है। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का ट्यूमर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसका सही समय पर अगर उचित इलाज ना किया जाए तो ये लकवे का कारण भी बन सकता है। ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं और इनके इलाज भी अलग होते हैं। आज कई प्रकार के ट्यूमरों के ठीक होने की संभावना अतीत की तुलना में कहीं ज्यादा है। ट्यूमर न्यूप्लाज्म नाम के नए टिश्यूज की अस्वाभाविक वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। न्यूप्लाज्म दो तरह के होते हैं। पहला बिनाइन, जो कि कैंसर ग्रस्त नहीं होता। दूसरा मैलिग्नेंट, जो कि कैंसर ग्रस्त होता है। ट्यूमर की कोशिकाएं कैंसर युक्त है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सीटी स्कैन, गाइडेड रोबोट असिस्टेड बायोप्सी या फिर FNAC द्वारा ट्यूमर के स्वरूप की जांच की जाती है। इलाज भी इस बात पर निर्भर होता है कि ट्यूमर का प्रकार क्या है, यानी वो बेनाइन है या फिर मैलिग्नेंट। इलाज का प्रकार रोगी के लक्षणों, उसके स्वास्थ्य, विभिन्न जांचों और बायोप्सी के नतीजों पर निर्भर होती है। लेकिन अगर ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बना रहा हो तो सर्जरी से ट्यूमर निकालने के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। लेकिन अगर दबाव ना हो तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से इसका इलाज किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि में बाधा डालकर उन्हें नष्ट करने वाली दवाओं के प्रयोग से कैंसर का इलाज और नियंत्रण किया जाता है। कीमोथेरेपी में ऐसी कई दवाएं हैं जिन्हें अन्य उपचारों के साथ भी समन्वित किया जा सकता है। समय राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जिस तरह से आज के अगर लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं या बहुत आराम अगर हमको मिल रहा है तो बीमारियों की संख्या भी उतनी ही बढ़ी है। खासकर जो बहुत खतरनाक बीमारियां जिनको हम कहते हैं उनके मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम स्पाइन ट्यूमर की बात करें डॉक्टर साहब, इसका प्रतिशत क्या है? स्पाइन ट्यूमर, स्पाइन की जो तरह तरीके की अलग अलग बीमारियां हैं, उनमें लगभग 5 से 10% के बीच में स्पाइन ट्यूमर के केसेस होते हैं। ज़्यादातर डीजेनरेटिव कंडीशंस हैं या इंजरी के केसेस हैं या इन्फेक्शंस हैं। ट्यूबरक्लोसिस उसमें काफ़ी कॉमन है, लेकिन ट्यूमर्स का प्रतिशत भी लगभग 8-10% से कम नहीं है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है जी। और अगर किसी को स्पाइनल ट्यूमर हो गया है, कितनी जल्दी उसे पता चल जाता है, कितना टाइम लगता है उसको डायग्नोस होने में? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ट्यूमर हो या कैंसर हो, बहुत लेट जाकर पता चलता है। तो स्पाइनल ट्यूमर में भी क्या ऐसी स्थितियां रहती हैं या फिर अलग है? जी, फॉर्चुनेटली जो प्राइमरी बोन ट्यूमर्स होते हैं या जो प्राइमरी कैंसर्स हैं जो कमर की रीढ़ की हड्डी से ही ओरिजिनेट करते हैं, कहीं बॉडी की किसी और ऑर्गन से फैल करके हड्डी में नहीं आते हैं, स्पाइनल कॉलम में या वर्टिब्रल बोन में, उनका पता जल्दी लग सकता है क्योंकि पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है अर्ली स्टेजेस में। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजह है कि नसों के पास होने की वजह से, नसों की प्रॉक्सिमिटी की वजह से नसों के ऊपर कंप्रेशन होता है। हाथों में, पैरों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, सुन होना, भारीपन होना, कमजोरी आना। और अगर इन पे ध्यान दिया जाए तो इनको अर्ली स्टेज में डेफिनेटली डायग्नोज किया जा सकता है। इवन बिनाइन ट्यूमर्स भी, जिनको स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स बोलते हैं, जो नस के अंदर से ट्यूमर की गांठ या रसौली बनती हैं, उनका भी जल्दी मालूम पड़ जाता है। पेशेंट को ब्लैडर बाउल के सिम्टम्स होने लगते हैं, बस केवल ध्यान देने की जरूरत है और जल्दी सलाह लेने की जरूरत है। जी। कितनी तरह का ट्यूमर हो सकता है या कैंसर कितनी तरह का होता है? ब्रॉडली दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक बिनाइन बोन ट्यूमर्स या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स और दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन वो जो केवल अपनी जगह पर एबनॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं कोशिकाओं की, नर्व सेल्स की या बोन सेल्स की, लेकिन स्प्रेड नहीं होते हैं, मेटास्टैटिक नहीं होते हैं, दूसरी ऑर्गन्स में जाकर के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू स्प्रेड नहीं करते हैं।
दूसरे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या कैंसर्स होते हैं जो बोन से भी ओरिजिनेट कर सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी ओरिजिनेट कर सकते हैं। वो बॉडी में स्प्रेड करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उनका मेटास्टेसिस होता है, जैसा ज़्यादातर अधिकतर कैंसर्स में देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन कहाँ से ट्यूमर या कैंसर की कोशिकाएं ओरिजिनेट कर रही हैं, क्या वर्टिब्रल बोन से, स्पाइनल कॉलम से ओरिजिनेट कर रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रही हैं। यानी कि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर है या स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से वो मैनिफेस्ट करता है, कितनी अर्ली उसको डिटेक्ट या डायग्नोज किया जा सकता है, और उसका ट्रीटमेंट और उसका प्रोग्नोसिस रिजल्ट्स काफ़ी हद तक इस क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड उसका आधार हम मानते हैं उसको, जी राइट। लेकिन क्या अगर एक कैंसर के डायग्नोस होता है तो इसका प्रोसेस, स्पाइनल कॉर्ड में अगर ट्यूमर है, कैंसर है, तो इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है? जी नहीं, जैसा मैंने बताया, जो और डीप ऑर्गन ट्यूमर्स हैं या कैंसर्स हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, चेस्ट कैंसर होते हैं, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, थायराइड कैंसर, इनके मुकाबले हमारी स्पाइनल कॉलम के कैंसर्स, चाहे वो बोन कैंसर्स हों चाहे नर्व कैंसर्स हों, दोनों को रिलेटिवली अर्ली डायग्नोज और डिटेक्ट किया जा सकता है। बोन कैंसर्स अर्ली स्टेज में ही बोन पेन या बैक पेन के सिम्टम्स करने लगते हैं, इवन ज़्यादा ग्रो करने से पहले या स्प्रेड करने से पहले। थोड़ा अगर ओल्ड पेशेंट है तो ज़रूर एक डाउट रखना चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई करा लेना चाहिए तो मालूम पड़ जाएगा। जी चलिए डॉक्टर साहब, विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। जी विनीत, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअली मेरी जो मिसेज। विनीत जी, अपने टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आपका सवाल हम नहीं सुन पाएंगे। ओके मैम, आ रही है आवाज अभी? हाँ जी बताइए। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी मिसेज को ना पीठ के पीछे अभी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद में से उनको पीठ के पीछे हल्का सा, मतलब एक मांसपेशियों में उबार है हल्का सा, और मेडिसिन ली उन्होंने तो उसके बाद वो थोड़ा ठीक हो गया, फिर से ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। और जो राइट हैंड की जो लेग है उसमें भी पेन होता है, जो नीचे साइड में ना कुल्ले के नीचे, तो वो समस्या हो रखी है। जी, ये जो आप उभार बता रहे हैं ये कोई ट्यूमर या कोई गांठ नहीं है, ये उभार बेसिकली मसल स्पाज्म की वजह से होता है। बैकबोन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो एज अ रिएक्शन मसल स्पाज्म में चली जाती हैं, मांसपेशियों में अकड़ाहट, सिकुड़न आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा स्वेलिंग या एक उभार जैसा महसूस होता है। इसको लेकर के घबराएं ना, मसल रिलैक्सेंस लें, एंटी इन्फ्लामेटरी लें और प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएं, ये ठीक हो जाएगा। नहीं होता है तो जरूर जांच करानी चाहिए, एक्सरे, और अगर रिक्वायर्ड हो तो एमआरआई भी जरूर कराना चाहिए। जी, वापस विषय पर लौटते हैं अपने। क्या क्या सिम्टम्स क्या होते हैं स्पाइनल ट्यूमर के? जी, जैसा मैंने बोन कैंसर्स का बताया, वो यूजुअली पेन के साथ शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे वो साइज में स्प्रेड होते जाते हैं, उनका लोकल स्प्रेड होता है, वो नर्व्स को कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, हाथ पैरों में वीकनेस आने लगती है, सुन्न होने लगते हैं। इसके विपरीत जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में से स्टार्ट करते हैं, वो यूजुअली पेनलेस होते हैं। पेन नहीं होता है, बैक पेन नहीं होता है, लेग पेन हो सकता है हल्का फुल्का मामूली, लेकिन वो शुरुआत में ही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम शो करने लगते हैं। खास तौर पे ब्लैडर बाउल की इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है, जिसको कौड़ा इक्वेना सिंड्रोम बोलते हैं। पेशाब का नहीं मालूम पड़ता है, या रोक नहीं पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, या कब्जियत रहने लगती है। ब्लैडर बाउल का जो फंक्शन है वो अफेक्ट होने लगता है, और जैसे जैसे वो साइज में ग्रो करते हैं वैसे वैसे हाथ पैरों में भी वीकनेस आ सकती है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है ट्यूमर की, और कितना साइज है, कितना बड़ा वो हो गया है, कितनी उसकी ग्रोथ है। दोनों के सिम्टम्स जो ऑनसेट हैं काफ़ी अलग हैं। एक पेन से स्टार्ट करता है और बाद में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट करता है। एक में न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट अर्ली होती है और पेनलेस होती है। पेन लेट स्टेजेस में होती है जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जी चलिए, सुरेंद्र जी हैं हमारे साथ, फरीदाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। सुरेंद्र जी पूछिए सवाल। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे पीठ में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि कोई उसको बहुत जोर से मारे, इतना भयंकर, मतलब हमेशा ही लगा होता है।
और जब मैं लेट सो जाता हूँ तो उसके बाद मेरे सीने में भी जो है, छाती पर जो है ऐसा दर्द सा महसूस होने लग जाता है, ताकि सुबह कलोट भी नहीं ले पाता। आपकी एज कितनी है? 45 एज है मेरी, 45। और कितने टाइम से आपको ये प्रॉब्लम है? ये करीब साल भर हो गया डॉक्टर साहब। फिजियोथेरेपी कराई है आपने? आपका काम किस तरीके का रहता है? सिटिंग ज़्यादा रहती है आपका? सिटिंग का ही काम है डॉक्टर साहब। जी। आपकी एज मिडिल एज में है आप, और आपको साल भर से बैक पेन है जो एक सिग्निफिकेंट ड्यूरेशन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को और क्रॉनिक ना होने दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, पोस्चर का ध्यान रखने के बावजूद और सिग्निफिकेंट एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन वगैरह करने के बावजूद ये ठीक नहीं हो रहा है, फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस स्टार्ट हो रहे हों। आजकल रिलेटिवली यंगर एज में स्टार्ट हो जाते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज है, आपका सिटिंग जॉब रहता है, तो एक एमआरआई करा लें, कुछ स्ट्रेस एक्सरे करा लें और किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। रौनक जी कॉल कर रहे हैं हमें उदयपुर से। जी रौनक जी, पूछिए सवाल। हेलो मैम, मेरी बहन को है ना मसल्स वीक हो रहे हैं, और है ना उसको पैर में, कमर में बहुत दर्द रहता है, उठ नहीं सकती, वो चल नहीं पा रही, चलने में तकलीफ आती है, चल नहीं पा रही। जी, आप एक बार दोबारा बताएंगे आपको पैरों में क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरी बहन को है, वो है ना 18 साल की है, उसको है ना मतलब मसल्स वीक बताया, उसको चार्ज करे जो उसमें मसल्स वीक है और 18 चल साल नहीं की पा है रही। इनकी सिस्टर, उसकी उम्र, और मसल्स बता रहे हैं बहुत वीक। मसल्स वीक होने की इस तरीके के यंग पेशेंट में 18 साल की आपने उम्र बताई, कई वजह हो सकती हैं। इसको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है कोई स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, कोई ब्रेन प्रॉब्लम भी हो सकती है, और न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रफीज भी हो सकती हैं। कई तरीके की मायोपैथीज या मस्कुलर डिस्ट्रफी भी होती हैं जो यंग एज में होती हैं और इस तरीके से मैनिफेस्ट करती हैं। नसों की जांच होनी चाहिए, मांसपेशियों की जांच होनी चाहिए जिसको ईएमजी एनसीवी या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। एमआरआई होना चाहिए ब्रेन और पूरे स्पाइनल कॉर्ड का, पूरे स्पाइनल कॉलम का, और एक मसल चार्टिंग होनी चाहिए। उसके बेसिस पर हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये मस्कुलर प्रॉब्लम है या न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है, और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर मस्कुलर प्रॉब्लम लगती है तो कुछ ब्लड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रफी को डायग्नोज करने के लिए। तो आप एक प्रॉपर सलाह लें, आपको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन की जरूरत है। चलिए, अगर स्पाइन से रिलेटेड इस तरह की समस्या आपको है, ट्यूमर या कैंसर किसी तरह की डायग्नोज हुई है बीमारी, उससे जुड़े आप सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी हेल्थ टिप्स, मेहमान नवाजी की मजेदार रेसिपी, सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी टिप्स, बच्चों के पालन पोषण के लिए पेरेंटल गाइडेंस, त्योहार मनाने के पारंपरिक तरीके, आपकी खातिर शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ समय राजस्थान पर। ब्रेक के बाद हेल्थ पल्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइन कैंसर की, स्पाइन ट्यूमर की। डॉक्टर, स्पाइन वैसे ही हमेशा तंदुरुस्त रहनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं उस पर, आपके शरीर से जुड़ी। लेकिन अगर ट्यूमर की बात करते हैं, डायग्नोसिस का आपने बताया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन किस तरह का होता है कि, लेकिन अगर कहीं आपके शरीर में कहीं और कैंसर है और स्पाइन में कहीं कैंसर है तो कितना फ़र्क है दोनों में? जी, स्पाइन के कैंसर्स भी स्प्रेड करते हैं बॉडी के और कैंसर्स की तरह। ब्लड सर्कुलेशन की तरह के थ्रू कैंसर स्प्रेड करते हैं। लंग्स में जा सकते हैं, लीवर में जा सकते हैं, बॉडी की किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गन का ट्यूमर सबसे पहले जब स्प्रेड करता है तो कमर की रीढ़ की हड्डी में या बाकी बोन्स में करता है। कहने का मतलब ये है कि बोन कैंसर जितना कॉमन है और उसका मेटास्टेसिस बाकी ऑर्गन्स में जितना कॉमन है, उतना ही वाइसी वर्सा भी है, रिवर्स भी है। बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के जो कैंसर्स हैं वो जब स्प्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रल कॉलम में या बैकबोन में स्प्रेड करते हैं।
इनफैक्ट अगर परसेंटेज या इंसिडेंस के हिसाब से देखा जाए तो कमर की रीढ़ की हड्डी का जो सबसे कॉमन कैंसर है वो मेटास्टेसिस है, माने कि वो प्राइमरी बोन कैंसर नहीं है, वो बॉडी की और ऑर्गन से स्प्रेड होकर के जो स्पाइनल कॉलम में आता है लेट स्टेजेस में, एंड स्टेजेस में, वो कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद प्राइमरी बोन कैंसर्स की बारी आती है, जैसे मल्टीपल माइलोमा हो गया, ओल्ड एज में काफी कॉमन है। तो दोनों तरीके से ऑर्गन कैंसर स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर्स ऑर्गन्स में स्प्रेड करते हैं। लगभग एक जैसा इनका स्प्रेड या मेटास्टेसिस का इंसिडेंस रहता है जी। और इलाज की बात अगर हम करते हैं, पहले तो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट में क्या कुछ निकल के आता है, तो उसमें कितनी सारी आगे जटिलताएं रहती हैं इलाज की हम बात करते हैं? जी, इलाज इनका काफी जटिल रहता है, ज्यादातर कैंसर्स की तरह। स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। स्टेजिंग माने लोकलाइज्ड है, अपने ओरिजिन तक लिमिटेड है या ऑलरेडी मेटास्टेसाइज कर चुका है, स्प्रेड कर चुका है। ग्रेडिंग मतलब कितना एग्रेसिव ट्यूमर है, कितना मेलिग्नेंट या कितना एग्रेसिव ट्यूमर है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज किया जाए, जब वो मेटास्टेटिक नहीं हुआ है, स्प्रेड नहीं हुआ है, लो ग्रेड ट्यूमर है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है उसकी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन या जो म्यूटेशंस हो रही हैं जीन्स में, तो क्योरेबल है। उसको सर्जिकली रिमूव करके और एक कंप्लीट क्योर या परमानेंट क्योर दिया जा सकता है और 10 ईयर सर्वाइवल रेट 70-80% तक हो सकता है। लेकिन अगर लेट स्टेज में डायग्नोज होता है, जैसे कि ज्यादातर मेटास्टेटिक कैंसर्स डायग्नोज होते हैं, जिनका प्राइमरी ऑर्गन बॉडी में कोई और होता है, लंग हो सकता है, लीवर हो सकता है, लेकिन स्प्रेड होकर के स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाते हैं, माने कि वो ऑलरेडी काफी एडवांस हो चुके हैं, एग्रेसिव हैं, ग्रेडिंग भी हाई है, उनमें सर्जरी का रोल कम हो जाता है और ट्रीटमेंट ज्यादातर पैलिएटिव होता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से उसको कुछ टाइम के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, पेशेंट का सर्वाइवल थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है। तो स्टेजिंग और ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंसर की तरह। और स्पाइन में कहाँ पर कैंसर है, क्या उससे भी फर्क पड़ता है कि ये जानलेवा है या नहीं है? जी जी जी, बहुत फर्क पड़ता है। जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स होते हैं, जो नसों से और नसों की तंत्रिकाओं से, कोशिकाओं से ओरिजिनेट करते हैं, अगर पोजीशन की बात जी जी करें जी, तो जो अंदर होते हैं, जो इंटरनल ट्यूमर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उनका प्रोग्नोसिस ज्यादातर अच्छा होता है। वो ज्यादातर बिनाइन होते हैं, बहुत एग्रेसिवली साइज में ग्रो नहीं करते हैं या स्प्रेड नहीं करते हैं। उनको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, दो ये सर्जरी काफी जटिल होती है, एक स्पेशलाइज्ड वर्क है, लेकिन उनको सफाई से निकाला जा सकता है बिना नसों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जो बोन कैंसर्स हैं, मल्टीपल माइलोमा है, बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, इसके लिए बहुत इफेक्टिव कीमोथेरेपी अवेलेबल है। लेकिन जो दूसरे मेटास्टेटिक कैंसर्स हैं, अगर वो अर्ली डायग्नोज हो जाते हैं तो उनका कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। लेकिन बाकी कैंसर्स की तरह अगर लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं तो प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं रहता है। 2 ईयर या 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स पुअर हो सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर प्रतिशत की हम बात करते हैं तो ये हालांकि कैंसर अपने आप में खतरनाक बीमारी है और जनरली अगर कैंसर की बात करते हैं तो यही लगता है कि सीधा जान का खतरा है कि जान जा सकती है, लेकिन स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस स्पाइन कैंसर में भी क्या स्टेज इंपॉर्टेंट होती है? जी, स्टेजिंग और ग्रेडिंग दोनों इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने अभी ना बताया आपको, अर्ली स्टेज में लो ग्रेड कैंसर क्यूरेबल है। ये भ्रांति है लोगों में कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो वो जानलेवा है और जान लेकर के ही जाएगा, मरीज बचेगा नहीं या उसकी जिंदगी को प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनका कंप्लीट क्योर हो सकता है। कंप्लीट क्योर मतलब पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है जैसे कि कभी उसको कैंसर हुआ ही नहीं था। ये चीज सारे कैंसर्स के लिए ट्रू है। कब डायग्नोज होता है, कितनी जल्दी पेशेंट आता है, हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं और ट्रीटमेंट दे पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट स्टेजेस में भी काफी इफेक्टिव कीमोथेरेपीज और रेडियोथेरेपी अवेलेबल हैं, स्पेशली जैसे मैंने बताया मल्टीपल माइलोमा जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बोन कैंसर्स है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ड्रग्स अवेलेबल हैं। नई इम्यूनो मॉड्यूलेशन और जेनेटिक थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स अवेलेबल हैं और उनसे लेट स्टेजेस में भी क्योर पॉसिबल है। तो चीज़ें बहुत सारी डेवलप हुई हैं इम्यूनो मॉड्यूलेशन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में। वो ऑप्शंस यूज करें तो हम काफ़ी सारे कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं। चलिए हेल्थ पल्स में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप रहिए अपने सवालों के साथ तैयार, हम जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद हेल्थ पल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइन ट्यूमर की, जिसके बारे में हम अभी तक हमने जाना कितनी तरह का होता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं और किस तरह से टेस्ट किया जाता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। आइए अब बात करते हैं इलाज कैसे होता है। डॉक्टर साहब, इलाज कैसे होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिसाइड करते हैं, वो जिस भी स्टेज में डायग्नोज होते हैं, ज़्यादातर उनका सर्जिकल एक्सीजन होता है, जिसको एन ब्लॉक रिमूवल बोलते हैं, और उसको बायोप्सी किया जाता है पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल करके। लेकिन जो बोन कैंसर्स हैं उसमें डिपेंड करता है कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है या नहीं है। जो वर्टिब्रल बोन से अराइज कर रहे हैं ट्यूमर्स और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन कर रहे हैं, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, उनमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, सर्जिकल डीकम्प्रेशन और डीबल्किंग ऑफ ट्यूमर करके, और साथ में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एज एडजुवेंट दिया जाता है सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी। सर्जरी से पहले ट्यूमर के साइज को श्रिंक करने के लिए, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को श्रिंक करने के लिए, जिससे कि उसका रिमूवल आसान हो जाए और उसको पूरा मार्जिन के साथ निकाला जा सके। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए हैं भुवनेश्वर से, हमें सोमैया जी कॉल कर रहे हैं। जी सोमैया जी, पूछिए सवाल। हाँ, एक्चुअली माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। इट इज कोलन कैंसर, सिग्मोइड कोलन कैंसर। हेलो जी हाँ जी बताइए। वो थर्ड स्टेज में है। उनका 2 बार सर्जरी हो चुका है। अभी मतलब सीटी स्कैन की तरफ से पता चला कि उनके वो जगह पर क्लियर है, अभी सेल फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए उनका केमो 18 केमो हुआ, उसके बाद बंद हो गए। नहीं, तो ये अभी मतलब क्या था? ये सिग्मोइड कोलन का जो कैंसर है, इसके मेटास्टेसिस भी हैं। ये सिर्फ सिग्मोइड कोलन में है या स्प्रेड होकर के और भी ऑर्गन्स में, बोन्स में गया हुआ है? सर वो बोन से नहीं है, उसके सिर्फ ओवरी पे चला गया था, वो ओवरी को निकाल दे गए। और उनका जो CA है और CA 125 है, वो दोनों नॉर्मल है। मतलब पहले से ही 3-4-6 बार हो चुका है, सभी नंबर नॉर्मल है। जी, इस फोरम के लिए आपका सवाल थोड़ा डिविएशन में है। हम यहाँ पर बोन कैंसर्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेटास्टेटिक हो। सिग्मोइड कोलन का कैंसर स्प्रेड होकर के बोन्स में आ सकता है, हम उसका इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए बैठे हुए हैं। बट आप सिग्मोइड कोलन के कैंसर की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप किसी GI सर्जन से सलाह लें। डॉक्टर साहब, इलाज की बात हो रही थी, क्या सर्जरी की हम बात करते हैं, सर्जरी के नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं, तो सर्जरी क्या वाकई में डरने वाली बात है इस केस में? बेगर्स आर नॉट चूजर्स है ना। ज़्यादातर जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या ट्यूमर्स के पेशेंट्स होते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब होती है, पैरालाइज हो जाते हैं, बेड रिडन होते हैं, टट्टी पेशाब का नहीं मालूम पड़ता है, और इवन जान को खतरा होता है। नो डाउट कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो यहाँ पर सर्जरी के खतरे की बात उतनी नहीं है। हर सर्जरी में रिस्क होता है, और ट्यूमर सर्जरी या कैंसर सर्जरी नो डाउट एक मेजर सर्जरी है, कोई स्मॉल अंडरटेकिंग नहीं है। बट जो इसके फायदे हैं, इसको ना अगर नहीं करते हैं तो जानलेवा है, जान भी जा सकती है, बहुत लंबा सर्वाइवल नहीं होता है, पैरालाइज और बहुत ख़राब कंडीशन रहती है पेशेंट की। लेकिन अगर इसको सफाई से निकाला जाए, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी को यूज़ करते हुए, प्री ऑपरेटिवली एडजुवेंट कीमोथेरेपी देकर के, रोबोटिक्स को यूज़ करके, नेविगेशन सिस्टम्स को यूज़ करके, जिससे कि हम टारगेटेड अप्रोच में काम कर पाएँ, हम सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को और दूसरी ऑर्गन्स को कोई डैमेज ना करें, नसों को कोई डैमेज ना करें, और केवल ट्यूमर टिश्यू को सफाई से, गामा नाइफ से, रोबोटिक्स, नेविगेटेड सिस्टम्स वगैरह यूज़ करके निकालते हैं, तो बड़े सफाई से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ये काम किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। कैंसर सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट्स हैं इंट्रा ऑपरेटिवली और प्री ऑपरेटिव प्लानिंग के हिसाब से, जो जब रूटीनली ये काम किया जाता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जी, तो चलिए, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर इलाज ना हुआ हो तो, अगर इलाज सही समय पर शुरू हो जाता है तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमें। धन्यवाद। तो आज के हेल्थ पल्स में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, एक और नए विषय पे बात करेंगे। तब तक आप रहिए स्वस्थ और रहिए खुश। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुबह सवेरे